नमस्कार दोस्तों। जो कल के वीडियो में हमने देखा अशोक मौर्य के बारे में, उसका आधा पार्ट आज हम पूरा कर लेते हैं उसको। अशोक मौर्य के बारे में बेसिक बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज स्पेशली अशोक के बारे में जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा अभिलेख। भारतीय इतिहास में अशोक पहला शासक है जिसने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित किया था। तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहां से कि भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने जनता को जो मैसेज दिए वो मैसेज एक अभिलेख के माध्यम से दिए थे और आने वाली पीढ़ियों तक वो अभिलेख अभी तक बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि आखिरकार ऐसा अशोक मौर्य को क्यों जरूरत पड़ी या ऐसा उन्होंने क्यों कदम उठाया कि उन्होंने जनता को मैसेज दिया पत्थरों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से। तो देखिए, अशोक के समय से पहले ही अगर हम मौर्य काल की शुरुआत की बात करें तो मौर्य काल की शुरुआत के समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र थे वहां पर ईरान के अधिकारियों का कब्जा हो गया था, ईरान के शासकों का, और कुछ ईरानी संस्कृतियां भारत तक आ चुकी थी। तो अशोक मौर्य जब शासनकाल में थे तो इन्होंने देखा कि दरअसल इतिहास में लंबे समय तक बने रहने के लिए क्या जरूरी था। तो कंटेम्पररी टाइम पे इन्होंने सबसे मुख्य अवलोकन ईरानी शासकों का कुछ किया और उसी बेस पर इन्होंने अपने आप को भी एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश किया। तो अभिलेख पहले ईरान के शासक खुदवाते थे, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ईरानी अभिलेख और भारतीय अभिलेखों में काफी सारा डिफरेंसेस है और इस डिफरेंस को हम कला और संस्कृति वाले पार्ट में पूरा करेंगे कि ईरानी शासक अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो उनके द्वारा कार्य किए जाते थे उनको पत्थरों पर मैसेज के रूप में लिखवा देते थे और वही मैसेज आने वाले टाइम तक बचे हुए रहते थे। और ये इस बात का सबूत था कि इस राजा ने ये कार्य करवाया था और ये कार्य इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और ये आने वाले टाइम पे जनता को मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से ईरानी शासकों की जो प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा से सम्राट अशोक ने भी अपने आप को चेंज किया और इन्होंने भी जनता को संबोधित किया अभिलेखों के माध्यम से। तो एक तो सबसे अच्छा सवाल आपका बना कि भारतीय इतिहास का पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया तो अशोक मौर्य है। इनके जो अभिलेख हैं वो तत्कालीन टाइम की जो लिपि थी, इनका साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने देखा कि साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो आज अफगानिस्तान तक का क्षेत्र है वहां तक था और बंगाल की खाड़ी तक, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक। तो इनके अलावा इनके जो पड़ोसी राज्य थे, इनकी अगर हम बात करें यवन राज्यों की, तो इन्होंने अपने मैसेज विदेशों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई और इनका मानना यह था कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जो है, अशोक के साम्राज्य जो है, वहां जो जो लिपि प्रयोग में ली जाती है, जो जो भाषा प्रयोग में ली जाती है, उन सभी भाषा और लिपियों में अपने मैसेज दिए। तो तत्कालीन टाइम पे जो लिपि थी उनमें एक तो ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि, इसके अलावा अरामाइक लिपि और ग्रीक। तो ये तत्कालीन टाइम की 4 लिपियां हैं जो अशोक के साम्राज्य के आसपास या अशोक के साम्राज्य के अंदर इनके अलावा और कोई लिपियों में लेखन कार्य नहीं होता था। तो ये ब्राह्मी लिपि जो पहले की लिपि चली आ रही थी, ब्राह्मी, और इसमें ज्यादातर जो प्रयोग हो रहा था वो प्राकृत भाषा का था। यानी भारत की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, या हम यूं कह सकते हैं कि ये वैदिक आर्यों के देन है। संस्कृत के बाद जो लिपि काम में ली गई वो ब्राह्मी थी। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम जो भारत है, जिसको हम आज कहें अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है, वहां पर ईरानी लिपि के मिश्रण से कुछ प्राकृत लिपियों को नए तरीके से लिखा गया था और वो लिपि थी खरोष्ठी लिपि। तो ये खरोष्ठी लिपि भी, इसका निर्माण हुआ था एक दूसरी भाषा के माध्यम से। इसके बाद हम आते हैं अरामेक लिपि, तो ये ईरानी लिपि है। और इसके बाद ग्रीक
जो यूनान के लोगों की लिपि थी। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के अंदर ज्यादातर जो अभिलेख खुदवाए थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र थे अशोक के, वहां इन्होंने खरोष्ट लिपि में, और उत्तर पश्चिमी सीमांत के बाहर जो ईरानी क्षेत्र के कब्जे में थे भारत, वहां पर इन्होंने अरामाइक लिपि का प्रयोग किया, और उसके बाद जो यवन शासक थे उनके बॉर्डर पर इन्होंने ग्रीक लिपि का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से कुछ लिपि और भाषाएं सामने आती हैं। तो एक तो भाषा प्राकृत भाषा सामने आएगी, एक ईरानी भाषा, और एक आती है यूनानी भाषा। तो ये 3 लैंग्वेज हैं और 4 लिपियां हैं जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने अधिकतर जो मैसेज दिए थे वो जनता तक पहुंच चुके थे, क्योंकि जन सामान्य को समझ में आने वाली जो भाषा है वहां अशोक ने उसी भाषा का प्रयोग किया। जैसे अगर हम बात करें कि भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में या मध्य क्षेत्रों में सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ ब्राह्मी लिपि अच्छे से समझी जाती थी। उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र थे वहां खरोष्ट लिपि का प्रचलन था, तो इन्होंने खरोष्ट लिपि में वहां मैसेज लिखवाए। उसी प्रकार से अरामाइक लिपि जहां अरामाइक का क्षेत्र था, और ग्रीक जहां ग्रीकों का क्षेत्र था। तो इस प्रकार से इन्होंने जिस क्षेत्र में जिस लिपि को समझा जाता है, जिस भाषा का बोला जाता है, उसी भाषा और लिपि में जन सामान्य को समझने के लिए इन्होंने अपने अभिलेख खुदवाए। तो इस प्रकार से ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहां से भी कि किन लिपियों में इन्होंने अपने मैसेज खुदवाए। इसके बाद अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक के ही अभिलेख इन भाषाओं में, इस बात का पता हमें कब मिलता है, तो ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों के शासनकाल के समय 1750 ये वो तिथि है जब सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेख दिल्ली में पता लगा। पाद्रेटी पेंथलर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की है। तो ध्यान रखने की बात है, इन्होंने पता लगाया, अभी पढ़ा नहीं है, स्क्रिप्ट को पढ़ने का तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है, केवल पता लगाया कि ये पुराने टाइम पे मौर्य काल के अशोक है, मौर्य काल के अभिलेख हैं। जब इन अभिलेखों की सारी भाषाओं को कलेक्ट करके और जब पढ़ने का प्रयास किया गया ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, तो सन 1837 ये वो समय है जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हुई कि उन्होंने, जैसे देवनानाम प्रियदर्शी जैसी उपाधि है, उनकी तुलना उन्होंने श्रीलंका के राजा से कर दी थी, और इस प्रकार से कुछ मिस्टेक है। लेकिन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम उनको पढ़ लिया था। तो यह सवाल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा और भी अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने प्रिंसेप के बाद इसको पढ़ने का, इनका पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये तो बेसिक सा फैक्ट था। अब देखिए, दरअसल जैसे जैसे अभिलेखों की खोज होती गई, उसी प्रकार से सम्राट अशोक के अभिलेखों का डिवाइडेशन किया गया। और ये जो डिवाइडेशन था, ये डिवाइडेशन इन्होंने अलग अलग प्रकार से किया गया कि कई स्थानों पर छोटे छोटे अभिलेख थे, सिंगल सिंगल अभिलेख थे, और कई स्थानों पर बहुत सारे अभिलेखों का ग्रुप था। कई जगहों पर पहाड़ों की चट्टानों पर कुछ मैसेज लिखे हुए थे, कई जगहों पर देखा कि गुफाओं पे भी उसी प्रकार के अभिलेख लिखे हुए थे। तो इनके अभिलेखों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ग्रुप में मिलने वाले बहुत सारे अभिलेख, बड़े बड़े अभिलेख जिनको कहेंगे शिलालेख। इनकी कुल संख्या 14 है, लेकिन ये केवल 8 जगह ही मिले हैं, यानी ये ग्रुप में मिले हैं, और 8 भारत के वो स्थान है जहां से ये अभिलेखों को ग्रुप से कलेक्ट किया गया है, एकत्रित किया गया है। दूसरे जो अभिलेख हैं उनको अलग भागों में बांटा गया, और वो थे स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की जो संख्या है ये 6 है, सॉरी 7 संख्या है। टोटल 7 स्तंभ लेख मिले, लेकिन 6 स्थानों पर भी मिले हैं। तो ध्यान रखना है कि 6 जगहों पर जो छोटे छोटे स्तंभ लेख मिले वो 7 थे जो 6 स्थानों में मिले हैं, और जो 14 बड़े शिलालेख थे वो भारत के 8 स्थानों में मिले हैं। उसी प्रकार से इन्होंने कुछ अभिलेखों की खोज की जो गुफाओं में थे, तो गुहा लेख।
इस प्रकार से अभिलेखों के 3 भाग हो गए, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। गुहालेख जहां लेखों को गुफाओं के दीवारों पर लिखा गया था। जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया जा रहा था, तो सम्राट अशोक के समय जो इनके पौत्र हैं दशरथ भी अपने आप को देवनाम प्रियदर्शी कहता था। लेटर ऑन हम इसके बारे में समझेंगे उत्तर मौर्य काल में। दशरथ और सम्राट अशोक ने मिलकर, यानी दादा और पोते ने दोनों ने मिलकर जैन भिक्षुओं के लिए, उसके बाद आजीवक संप्रदाय के लिए, या हम यूं कहें कि आजीवक जो श्रमण थे जैनों की तरह ही, उनके लिए बराबर की पहाड़ियों में जाकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो ये मूल रूप से तो आजीवक संप्रदाय के लिए कराया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसको बौद्ध भिक्षुओं को दान में दे दिया था। तो उन अभिलेखों पर, उन गुफाओं के दीवारों पर जो अभिलेख खुदवाए वो हो गए गुहालेख। अभी हम डिस्कस करेंगे उन गुफाओं के बारे में भी कि किस प्रकार से उन्होंने 4 गुफा बनवाई थी, कर्ण, चौपड़, सुदामा और विष्णु झोपड़ी। स्तंभलेख से क्लियर हुआ कि जो पिलर्स थे, उन पिलरों पर जो लेख खुदवाए गए थे वो थे स्तंभलेख। 6 स्थानों पे मिले, कुल संख्या 7 है, जिसमें सांची सारनाथ का भी नाम हम पढ़ेंगे। शिलालेख, ये बड़े शिलालेख थे जिनकी संख्या 14 है ग्रुप में, और ये भारत के 8 स्थानों पर मिले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सम्राट अशोक को जानने के लिए भारतीय इतिहास में बहुत सारे एविडेंस भरे पड़े हैं, क्योंकि हर जगह पर इन्होंने अपने मैसेज, संदेश छोड़ दिए थे आने वाले इतिहास में जानने के लिए। सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज भी हो गई थी और धीरे धीरे इनको पढ़ा भी जा चुका था। शिलालेख जो मिले, उन शिलालेखों में पता लगा कि दरअसल उस समय की जो जनसामान्य की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, इसलिए उनको जल्दी पढ़ा गया। और इन अभिलेखों में जो 14 अभिलेख थे, उन अभिलेखों में सम्राट अशोक के बारे में पूरी जीवन चर्चा की बात वर्णित होती है कि किस प्रकार से एक सम्राट, या हम यूं कहें कि एक कट्टर राजा, वो धीरे धीरे आने वाले टाइम पे किस प्रकार से एक बौद्ध भिक्षु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी पूरी कहानी हमको शिलालेखों, बृहद शिलालेखों में मिलती है। ये स्तंभलेख हैं जहां से हमको और कुछ एविडेंस मिल जाते हैं, और गुहालेखों में उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक से फैक्ट है। अब हम देखते हैं इन 14 शिलालेखों को कि सम्राट अशोक ने 14 शिलालेखों में जनता को क्या संबोधन किया और जनता के लिए क्या मैसेज दिया। सम्राट अशोक के अभिलेख जो 14 बड़े शिलालेख हैं, वो भारत के 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख मतलब विभिन्न लेखों का एक समूह, ग्रुप, जिसको हम कहेंगे शिलालेख। तो ये वो स्थान है जिसमें शहबाजगढ़ी और मानसहरा, ये दोनों स्थान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है, जिसमें शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है और मानसहरा पाकिस्तान के हजारा में स्थित है। इसके साथ अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो जो कालसी है, यहाँ भी अशोक के 14 शिलालेखों का एक ग्रुप मिला है जो देहरादून उत्तराखंड में है। इसके बाद जो गिरनार, अरब सागर के कोने पे स्थित गिरनार, जो गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, काठियावाड़ में। उसी प्रकार से भारत के पूर्वी तट की तरफ अगर हम बात करें तो पुरी में स्थित एक जगह है धौली और दूसरा जौगढ़, यहाँ से भी अशोक के शिलालेखों का ग्रुप प्राप्त हुआ है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो कुर्नूल है, कुर्नूल के क्षेत्र में, कुर्नूल में एक जगह है एरागुडी, यहाँ से अशोक के शिलालेखों का ग्रुप प्राप्त हुआ है। और इसके बाद महाराष्ट्र का सोपारा, जहाँ से अशोक के शिलालेखों का एक ग्रुप मिला। तो इस प्रकार से 8 वो स्थान है जहाँ से सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों का ग्रुप मिला है। इसमें शहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार,
धौली, जौगढ़, एरागुड़ी, सोपारा। तो ध्यान रखिए, इनसे सवाल बन सकता है परीक्षाओं में सुमेल करने के हिसाब से कि कौन सा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये लोकेशंस आपको अभी मैंने बताई है, तो आप इसको नोट करते रहिए साथ साथ। इसके बाद आते हैं स्तंभ लेख। हालांकि शिलालेखों के अलावा जो लघु शिलालेख है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा स्तंभ लेख के बारे में देख लेते हैं। स्तंभ लेख जो थे, इनकी कुल संख्या 7 थी और ये 6 स्थानों पर मिले हैं, मतलब 7 का ग्रुप था। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो प्रयाग उत्तर प्रदेश, नंबर 2 दिल्ली मेरठ, नंबर 3 दिल्ली टोपरा, नंबर 4 रामपुरवा चंपारण, 5 लोरिया अर्राज, 6 लोरिया नंदनगढ़। तो ये 6 स्थान हैं जहाँ से 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख की हम कुछ बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये प्रयाग लेख। प्रयाग का स्तंभ लेख मतलब पिलरों पे लिखे हुए जो लेख थे वो। दरअसल ये स्तंभ लेख अगर मूल रूप से हम बात करें तो मुगलकालीन जो शासक थे अकबर, उन्होंने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था और इसी अभिलेख में महामात्रों को आदेश दिया था धर्म की रक्षा के लिए। इसी प्रयाग में एक दूसरा लेख लिखा हुआ है जिसमें रानी अशोक की जो रानी है कारुआकी, उसके द्वारा बौद्ध संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो रानी कारुआकी का उल्लेख मिलने के कारण इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी का अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। इसमें अशोक के एक पुत्र की चर्चा होती है जो कारुआकी का पुत्र जिसका नाम तीवर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सम्राट अशोक का एक पुत्र जिसका नाम तीवर, जिसका उल्लेख हमको प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ लेख था वो मेरठ में मिला है, लेकिन जो फिरोज शाह मध्यकालीन भारत में दिल्ली की सल्तनत पर बैठते हैं तो ये मेरठ से उस स्तंभ लेख को दिल्ली में ले आए थे। तो इस प्रकार से दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख हो गया है। और ये वही शिलालेख है, स्तंभ लेख है, जिसकी सबसे पहले खोज 1750 में पादरेटी पेंथलर ने की थी। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली टोपरा शिलालेख की, तो टोपरा में मूल रूप से ये स्थापित था। टोपरा जो अम्बाड़ा हरियाणा में है, फिरोज शाह तुगलक ने इसको टोपरा से दिल्ली मंगवा लिया था और ये वो अभिलेख है जिसमें अशोक के 7 अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद रामपुरवा जो चंपारण, बिहार के चंपारण में स्थित है। लोरिया अर्राज, ये भी चंपारण में स्थित है। ये बनावट की दृष्टि से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका शीर्ष कमल के आकार का है, ऊपर की तरफ मुंह की शेर की मूर्ति है इस स्तंभ लेख में। शीर्ष के ऊपर जो उपखंड है उस पर राजहंस पक्षियों को मोती चुगते हुए दिखाया गया है। तो ये बनावट की दृष्टि से थोड़ा डिफरेंट है। और जो छठा शिलालेख है, स्तंभ लेख है लोरिया नंदनगढ़ का, ये भी चंपारण से प्राप्त हुआ है और इसमें सबसे एक अलग आकृति हमको मिलती है और वो है मोर की आकृति, इंडियन पिकॉक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिर में कि आखिरकार मोर क्यों इम्पोर्टेंट था और सम्राट अशोक के से लेकर मुगल साम्राज्य, जिसमें अगर हम बात करें तख्त ताउस, वो भी मोर की संरचना का बना हुआ था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 स्तंभ लेख थे जो सम्राट अशोक ने छोटे छोटे संदेश के माध्यम से जनता तक इनको पहुंचाया था। स्तंभ लेख के अलावा छोटे छोटे लघु स्तंभ लेख भी हैं, उनके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट है उनका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आता है गुहा लेख, गुफाओं पर लिखे हुए लेख। तो जो बिहार की बराबर की पहाड़ियाँ हैं, अशोक ने अपने आखिरी समय में इनके जो पौत्र हैं दशरथ,
दोनों ने मिलकर आजीवक संप्रदाय के लिए बारावर की पहाड़ियों को कटाकर गुफाओं का निर्माण करवा दिया था। मूल रूप से इनको आजीवकों के लिए बनवाया था, लेकिन बाद में इनको बौद्ध संघ भिक्षुओं के लिए दान में दे दी गई थी। बारावर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर सम्राट अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी और चारों गुफाओं में अशोक के द्वारा बनवाए गए प्रमाण मिलते हैं। 4 गुफाओं के बारे में मैं अभी बेसिक सा नाम केवल डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मौर्य काल में तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर एक गुफा जिसका नाम कर्ण है, नंबर 2 की गुफा है उसका नाम चौपड़ है, नंबर 3 सुदामा और नंबर 4 विश्व झोंपड़ी। अगर मान लो ये सवाल आ जाए कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी क्या है, तो ये गुफाओं के नाम हैं जो बारावर की पहाड़ियों में बनी हुई है और सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बनाई थी। तो ध्यान रखिए मौर्यकालीन की ये गुफाएं हैं। तो यहाँ से भी सम्राट अशोक के अभिलेख या हम यूँ कहें कि सम्राट अशोक के ऐतिहासिक विवरण हमको देखने को मिलते हैं। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू अभिलेखों के बारे में। अब इन अभिलेखों में जो इम्पोर्टेंट अभिलेख थे, अगर हम उनकी बात करें कि भारत के वो कौन कौन से स्थानों पे पाए गए हैं लघु शिलालेख, लघु स्तंभलेख, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो स्तंभलेख मिले हैं उनमें एक तो रूपनाथ है और एक गुर्जरा है। तो आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, मध्य प्रदेश में रूपनाथ और गुर्जरा। परीक्षाओं में ज़्यादा डीप नहीं आएगा, बस केवल बेसिक से इनके फैक्ट आ सकते हैं, इनके क्रम पूछे जा सकते हैं या फिर इनका लोकेशन पूछा जा सकता है। कर्नाटका में काफ़ी हद तक यहाँ स्तंभलेख मिले हैं, जिसमें एक सिद्धपुर जगह है, एक मास्की, ब्रह्मगिरी, गोवीमठ और पालकीगुंडू, ये वो स्थान है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और उसी प्रकार से जयपुर, राजस्थान का जो जयपुर है वहाँ से बैराठ की पहाड़ियों से एक शिलालेख मिला है और उसी शिलालेख से पहली बार पता लगता है कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ये था भाब्रू शिलालेख, जो भाब्रू भाषा में लिखा हुआ था। इसमें बुद्ध के पुत्र, गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की चर्चा की गई है और ये वो शिलालेख है, स्तंभलेख है, जिसके माध्यम से ये क्लियर होता है कि सम्राट अशोक ने यहीं पर आकर बौद्ध धर्म के 3 रत्नों के प्रति आस्था दिखाई थी। यानी सम्राट अशोक एक बौद्ध धर्मावलंबी बन गया था, जो इस बात का प्रमाण देता है। इसी स्तंभलेख से पता लगता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो ये स्तंभलेख इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, भाब्रू शिलालेख बैरठ, क्योंकि बुद्ध के पुत्र की भी चर्चा हो रही है और मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का भी पूरा का पूरा यहाँ इंडिकेशन मिलता है और गौतम बुद्ध के धर्म से जुड़े जो 3 रत्न हैं वहाँ से भी यहाँ आस्था प्रकट होती है। और सबसे बड़ी बात कि सम्राट अशोक ने अपने आप को यहाँ बुद्ध शाक्य के रूप में माना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करें, बिहार में एक जगह है सहसाराम, वहाँ से भी बुद्ध मौर्य शासक अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख के स्थान थे जिनको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ स्पेशली शिलालेखों के बारे में, जहाँ से कुछ और अशोक के बारे में देखने को मिलता है, जिसमें एक तो रुम्मिनदेई या हम यूँ कह सकते हैं लुम्बिनी का स्तंभलेख, कि जब गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया था अशोक मौर्य ने, तब गौतम बुद्ध से जुड़े स्थानों की इन्होंने धार्मिक यात्रा की थी। तो ये धार्मिक यात्रा का एक संकेत देता है। इस स्तंभलेख से पता लगता है कि अशोक ने यहाँ पर यात्रा की और यहाँ शाक्य मुनि की पूजा की और यहाँ जो 2 कर थे, टैक्स थे, उनमें से एक कर को माफ़ कर दिया था और दूसरे को कम कर दिया था, जिनमें एक तो था बलि कर। बलि कर एक ऐसा कर था जो भू राजस्व के रूप में सभी से लिया जाता था और दूसरा जो टैक्स था उसका नाम था भाग। ये उपज का हिस्सा होता था, यानी कृषकों द्वारा जो उत्पादित सामग्री होती थी उसी से प्राप्त किया जाता था। तो ये भाग कर जो 1/6 लिया जाता था उसको 1/8 कर दिया था। तो इस प्रकार से बलि और भाग 2 टैक्सों के नाम हैं जो मौर्य काल में उगाए जाते थे। इसके अलावा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को जब पढ़ेंगे तो इनके अलावा और भी जो टैक्स हैं उनके बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। अशोक के अभिलेखों पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर इस टॉपिक को हम डिस्कस करें तो
आर्ट एंड कल्चर में ठीक से डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि गौतम बुद्ध से जुड़े जो पशु थे उनको इन्होंने अपने स्तंभों के ऊपर उकेरा है। इनमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे जो बैल है, रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख के ऊपरी और एक पशु की आकृति है, तो इस प्रकार वो जो पशु है उसका नाम बैल है। तो रामपुरवा स्तंभ लेख पर बैल की आकृति है, इस प्रकार से सवाल बनेगा आपका। उसी प्रकार से जो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख है उसके ऊपर शीर्ष पर एक पशु की आकृति है जो सिंह है, यानी सिंह की एक सिंह की आकृति हमको लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त होती है। और सांची सारनाथ की अगर हम बात करें तो यहाँ से इस पिलर के ऊपर जो पशु मिला है वो 4 पशुओं की आकृति हैं जो आपस में जॉइंट हुई बताई गई हैं, जो 4 शेर आपस में पीठ से पीठ सटाए हुए हैं, जिसमें सारनाथ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी वही है। इसके बारे में हम कला एवं संस्कृति में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, इस बात का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, तो इस बात का प्रमाण हमको श्रीलंका के इतिहास पर मिलता है कि श्रीलंका के इतिहास में जो 2 बौद्ध धर्म की मुख्य सिद्धांतों की चर्चा हुई है या फिर बौद्ध साहित्य की चर्चा हुई है, जिसमें दीपवंश और महावंश जो बौद्ध साहित्य का एक हिस्सा है जो पाली भाषा में लिखा गया था श्रीलंका में, उस दीपवंश और महावंश से पता लगता है कि अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति की स्थापना हुई थी। और एक सिंगली अनुश्रुति है, वहां से भी पता लगता है कि सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। सिंगली अनुश्रुति से एक बात का और पता लगता है कि ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक अपने प्रारंभिक समय में बहुत ही क्रूर शासक था और इसने लगभग अपने 99 भाइयों की हत्या की और उसके बाद इसको राज सिंहासन प्राप्त हुआ। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये क्रूरता का जो विवरण है हमको सिंगली अनुश्रुति से मिलता है, तो ये अनुश्रुति भी इम्पोर्टेंट बनती है फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से ये कुछ स्तंभ लेख थे और अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इनके मैसेज की चर्चा करने जा रहे हैं कि किस स्तंभ लेख में या गुहा लेख में या फिर शिलालेख में किस प्रकार का विवरण मिलता है। तो देखिए, सम्राट अशोक का जो धार्मिक जीवन है, या हम यूँ कहें कि एक सम्राट से लेकर बौद्ध भिक्षु के रूप में परिवर्तन होना और इनका धर्म, ये सारा दिखता है इनके शिलालेखों के माध्यम से। और इनके जो बड़े शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है, जिनमें से हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शिलालेखों को कि किस शिलालेख में क्या विवरण मिलता है, क्या संदेश मिलता है। जो पहला शिलालेख है उसमें उन्होंने खुदवाया कि किसी भी पशु का वध न किया जाए, यानी हिंसा न की जाए, तथा राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव न किए जाने का आदेश दिया। यानी कोई भी राजकीय अवसर आयोजित ना हो, किसी भी प्रकार का कोई मनोरंजन या फिर कोई फेस्टिवल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी पशु को नहीं मारे। यानी ये वाली जो बात है सम्राट अशोक के पहले शिलालेख से हमको पता लगता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे शिलालेख की, तो दूसरा जो शिलालेख है वो मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करवाता है कि मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की सुविधा की जाए। इन्होंने एक सबसे अच्छा काम और किया, इस शिलालेख से हमको पता लगता है कि मनुष्य एवं पशुओं के कल्याण के लिए जो सड़क मार्ग थे उन पर इन्होंने छायादार वृक्ष लगवाने की व्यवस्था की और पानी की व्यवस्था के लिए स्थान स्थान पर कुएं भी खुदवाए थे। तो इस प्रकार से ये इनका आध्यात्मिक जीवन को प्रेरित करता है शिलालेख। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे शिलालेख की। तो तीसरा शिलालेख जो है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, राजकीय पदाधिकारी थे, उनको आदेश दिए गए हैं कि वो हर 5 वर्ष में जहां उन्होंने धर्म का प्रचार किया है उसके दौरे पर जाएं और वहां पता लगाएं कि कितने लोग धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में धार्मिक बातों को उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। तो ये कहानी हमको तृतीय शिलालेख में मिलती है। चतुर्थ शिलालेख में
फिर से दोबारा से राजकीय पदाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने व्यवहार और अपने नियमों में नैतिकता और दया की भावना को संजो के रखें और इसी बात का वो सब जगह प्रचार प्रसार करें। तो ये बात चौथे शिलालेख में प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें पांचवें शिलालेख की, तो इसमें धार्मिक बड़े अधिकारियों की चर्चा मिलती है। धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान मिलता है कि जो धर्म महामात्र थे उनका मुख्य कार्य धर्म और नैतिकता के प्रचार प्रसार करना था। उनकी नियुक्ति का प्रावधान हमें पांचवें शिलालेख में मिलता है। छठे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को दोबारा से स्पष्ट आदेश मिलता है अशोक की तरफ से कि सर्वलोक हित से संबंध कुछ भी प्रशासनिक सुझाव हो वो मुझे आप कभी भी आकर दे सकते हैं, कि जिस वजह से सभी लोगों का कल्याण हो रहा हो, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है या ऐसी कोई आपके पास सुझाव है, प्रपोजल है, तो इसकी सूचना मुझे आप कभी भी आके दे सकते हो। उनके लिए मेरा दरबार खुला है। तो ये कहानी छठे शिलालेख में मिलती है। सातवें शिलालेख में सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति जो थे उनके लिए विवरण मिलता है कि वो सभी स्थानों पर रह सकते हैं और सभी आत्मसंयम रखें और अपने हृदय को पवित्र रखें। यानी यहाँ से पता लगता है कि जाति व्यवस्था का जो बात है वो सम्राट अशोक के समय एक इग्नोर तरीके से मानी जाती थी, इग्नोर कर दिया जाता था उसको। आठवें शिलालेख में राज्याभिषेक, जब सम्राट अशोक राजा बन गए थे तो उसके 10 साल बाद उसने जो यात्रा की है बोध गया की, और उसके अलावा और जो धार्मिक यात्रा हैं उनका जिक्र मिलता है हमको आठवें शिलालेख से। ब्राह्मणों एवं जो श्रमण थे उनके प्रति उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया इसमें, कि सभी लोग उनके साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बर्ताव करें। नवें शिलालेख में जो दास हैं तथा सेवक हैं उनके प्रति शिष्टाचार का अनुपालन की बात कही गई है तथा सभी जानवरों के प्रति दया की भावना की बात कही। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा अगर हम 10वें शिलालेख की बात करें तो इसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ऐसी घोषणा की जाए जिससे नैतिकता मिले, नैतिकता होनी चाहिए, कि धार्मिक नैतिकता के उद्देश्य से यश और कीर्ति के लिए धर्म की तरफ से ऐसी मुख्य घोषणा की जाए। तो ये कुछ शिलालेख थे जिनके बारे में इम्पोर्टेंट से मैसेज थे सम्राट अशोक के, जो सामान्य जीवन तक पहुँचे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कंटिन्यूअस शिलालेखों की, कि सम्राट अशोक के जो बड़े शिलालेख थे, सम्राट अशोक के जो 14 बड़े शिलालेख थे उनमें कुछ संदेश हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला अभिलेख, प्रथम शिलालेख में उन्होंने कहा कि खर्चीले समारोह नहीं होंगे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पशु बलि को निषेध कर दिया गया और सभी प्रजा मेरी संतान है, ऐसी बात उन्होंने अपने पहले शिलालेख के माध्यम से कह दी। दूसरे शिलालेख में उन्होंने पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है और कुछ कल्याणकारी कार्य करने पर जोर दिया है कि मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं दोनों होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं जिसमें चेर, चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी, इनका आदि का उल्लेख मिलता है। जो तीसरा शिलालेख है उसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जैसे युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक और महामात्र। चौथे शिलालेख में इन्होंने युद्ध नीति का परित्याग करने की बात कही है। धम्म की जगह भेरी घोष की जगह धम्म घोष का पालन करने की नीति अपनाई।
5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में फिर से विवरण दिया गया है कि वो अपने धर्म के नैतिक कार्यों को बनाए रखें। 6ठे शिलालेख में आम जनता किसी भी समय उनके दरबार में जाने के लिए प्रेरित किया है कि वो किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। और जो 7वां शिलालेख है बहुत ही बड़ा शिलालेख है, सबसे लंबा शिलालेख यही है। सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की भावना का उल्लेख करता है और साथ ही साथ अशोक की जो तीर्थ यात्राएं हैं, धार्मिक तीर्थ यात्राएं, उनका भी ये उल्लेख करता है। 8वें शिलालेख में भी धम्म यात्राओं को आरंभ करने का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से सम्राट अशोक गौतम बुद्ध से जुड़े सभी स्थानों की यात्रा करते हैं और वहाँ के लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। 9वें शिलालेख में धर्म से जुड़े समारोहों की चर्चा होती है, जिसमें सच्चे भेड़, शिष्टाचार आदि की बातें होती हैं। 10वें शिलालेख में धम्म नीति को सर्वश्रेष्ठ माना है कि जो राजा है या अधिकारी हैं हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में भी धम्म नीति की व्याख्या की गई है और 12वां जो शिलालेख है उसमें धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है, यानी ये धर्म से जुड़े हुए शिलालेख हैं। 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक ने कहा कि मेरे जीवन के जब मैं राजा बन गया था तो राजा बनने के 8वें वर्ष में मैंने एक लड़ाई लड़ी, यानी दूसरी लड़ाई थी। वैसे 7वें वर्ष में इनकी कश्मीर के युद्ध था और 8वें वर्ष में इनका कलिंग का युद्ध था, जो कि बहुत ही भयानक था। 261 ईसा पूर्व के बारे में हमने डिस्कस किया पहले भी। इसमें 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें एंटीओकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मामसस और अलेक्जेंडर। इसके अलावा कुछ आठविक जातियों के बारे में भी चेतावनी की रूपरेखा बनाई गई है। इसमें 14वें और अंतिम शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन जीने की चेतावनी दी है। तो इस प्रकार से ये अशोक के जुड़े कुछ शिलालेख थे जिनके बारे में अशोक के धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कुछ और शिलालेख हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो इनके लघु शिलालेख थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि ये कहाँ कहाँ स्थित है, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। लघु शिलालेख जो है वो एक तो रूपनाथ में मिला है, जो मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में है। दूसरा गुर्जरा मिला है, मध्य प्रदेश के दांतिया ज़िले में है, जिसमें अशोक का नाम भी मिलता है। और तीसरा भाबरू, जो राजस्थान के जयपुर ज़िले में मिला है, विराटनगर में। इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। इसके बाद मास्की जो है वो रायचूर ज़िले में मिला हुआ है और सहसाराम बिहार के शाहाबाद ज़िले में है। तो ये कुछ जगह हैं लोकेशन के हिसाब से। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने बहुत सारे कार्य किए थे। मानव जाति के कल्याण के लिए पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ चिकित्सा की सुविधा भी कर ली थी। चिकित्सा की सुविधा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारा हद तक प्रयास किया था। बहुत दूर दूर तक इन्होंने अपने धर्म प्रचारकों को भेजा। तो ये सारी कहानी हमको 13वें शिलालेख में मिल जाती है। इनकी दक्षिण सीमा पर स्थित कुछ राज्य थे जिनके बारे में भी जिक्र मिलता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, चोल, पांडे या केरल पुत्र। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में। तो जो मुख्य स्तंभ लेख थे उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख, छोटे स्तंभ लेख, जिसमें एक तो सांची है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नंबर 2 सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। नंबर 3 रुमिंदई नेपाल के तराई में है। नंबर 4 कौशाम्बी इलाहाबाद के निकट है। नंबर 5 निगाली सागर नेपाल के तराई में स्थित है। नंबर 6 ब्रह्मगिरी मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। नंबर 7 सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील दूर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद जंटिंग रामेश्वरम, ये भी ब्रह्मगिरी से उत्तर पश्चिम में स्थित है।
एरागुड़ी, ये कुर्नल आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोवी मठ, ये मैसूर के कोपवाय नामक स्थान के पास में है। पालकी गुंडू, ये भी गोवी मठ के पास ही है। राजुल मंडागिरी, ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद अहरोरा, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद सारोमारो यह शहडोल मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद नेत्तुर, ये भी कर्नाटका में है, मैसूर जिले में स्थित है। अशोक के गुहालेखों के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर ही लिया था कि अशोक के द्वारा बनाई गई जो गुफाएं हैं वो बराबर की पहाड़ियों में बनाई हुई हैं, और जहाँ से हमको प्राकृत और ब्राह्मी लिपि के कुछ लिखे हुए अंश मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये अशोक के कुछ अभिलेखों के बारे की कहानी थी। तो इनमें आप अच्छे से जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके बारे में आप अच्छे से याद रखिएगा और इनको एक कॉपी पेन से लिख लीजिएगा। अब देखो, अशोक ने जो शिलालेखों में कुछ खुदवाया था उनके बारे में एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोबारा से, जिनका ट्रांसलेशन किया गया है। ये कहानी है 13वें शिलालेख की। उन्होंने किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखवाया था जब वो कलिंग युद्ध को जीत जाते हैं और उसके बाद उनके मन में जो पछतावा आता है उसको लेकर। देवों के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंगों को पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 वर्ष कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, 8वें वर्ष में। 1.5 लाख लोगों को निर्वासित बेघर कर दिया था, 1 लाख मारे गए, अन्य कारणों से बहुत सारे मारे गए। कलिंगों को अधीन करके देवों के प्रिय को धर्म की ओर खिंचाव हुआ, धर्म और धर्म शिक्षा से प्रेम हुआ। अब देवों के प्रिय को कलिंगों को परास्त करने का गहरा पछतावा है। तो ये बात इन्होंने 13वें शिलालेख में की है। इसमें काफ़ी सारी बातें आई हैं, तो इनका आप ध्यान दे के लिखिएगा और शॉर्ट रूप से क्वेश्चन बना लो। जैसे कलिंग युद्ध कब लड़ा गया और कब इनको पछतावा होता है, बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था। तो ये वाले छोटे छोटे सवाल हैं। इसके बाद एक और हिस्सा है इसी 13वें शिलालेख का। अब धार्मिक जीत को ही देवों के प्रिय सबसे उत्तम जीत मानते हैं और यही यहाँ सीमाओं पर जीती गई है। यह 600 योजन दूर भी है, जहाँ यूनानी नरेश एंटियोकस का राज है, और उससे आगे जहाँ 4 तुरामे अंटिगोनस, मागा, अलेक्जेंडर नामक राजा शासन करते हैं, और उसी तरह दक्षिण में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी तक का शासन है। यानी कहने का मतलब ये बताना चाहते हैं कि इनके आस पड़ोस में किस किस का शासन है और वहाँ तक ये अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं। जो इनके 5 समकालीन यवन शासक थे जिनके बारे में हमने वीडियो में खास डिस्कस किया है, तो आप उनको अच्छे से देखिएगा और लिख लीजिएगा साथ में। इसके साथ ही साथ एक और विवरण मिलता है 13वें शिलालेख में ही। यहाँ सम्राट के राज्य में यूनानी, कंभोज, नाभक, नाभ्यपंकित, भोज, पिप्तनिक, आंध्र, पुलिंद सभी लोग देवों के प्रिय के धर्मदेश का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा कोई देश ऐसा नहीं है यूनानियों को छोड़कर जिनमें ब्राह्मण और श्रमण दोनों ही न मिलते हों। न ही ऐसा कोई देश है जहाँ लोग एक या दूसरे धर्म के अनुयायी न हों। तो ये कहानी अशोक के 13वें शिलालेख की है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कभी अगर कहीं कोट करने की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप वहाँ पे इसका इंडिकेशन दे सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा स्तंभ लेख है, पृथक शिलालेख। उसमें देखिए अशोक ने क्या खुदवाया। अपने राज्याभिषेक से 20 वर्ष बाद देवों के प्रिय सम्राट प्रियदर्शी इस स्थान पर आए, पूजा की, क्योंकि शाक्य मुनि बुद्ध पैदा हुए थे यहाँ पे।
उन्होंने एक पत्थर की मूर्ति और एक स्तंभ स्थापित करवाया क्योंकि यह भगवान का जन्म स्थान है। लुम्बिनी के गांव को लगान से छूट दी गई और फसल का केवल 8वां हिस्सा देना पड़ा। तो ये पहला शिलालेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सवाल बनते हैं, तो आप इसको भी शॉर्ट सवाल के रूप में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से अशोक के अभिलेखों से बहुत कुछ देखने को मिलता है, और जो हमने अभिलेखों के बारे में डिस्कस किया था उनमें कुछ शब्द आए हैं, जिनमें देखिए एक तो यवन राज्य, इसके अलावा यूनानी भाषा, इसके अलावा अरामेइक, प्राकृत, खरोष्ट लिपि, जेम्स प्रिंसेप, जूनागढ़ और मोर पक्षी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी अगर मान लो ऐसा कुछ सवाल आ जाए। तो देखिए जो 5 यवन शासक थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि 5 देश कौन कौन से थे। तो देखिए एक तो सीरिया, दूसरा मिस्र, तीसरा यूनान, चौथा लीबिया और 5वां यूनान और अल्बानिया के बीच का क्षेत्र जिसका नाम इप्पाइरस है। तो ये 5 यवन राज्य थे और यहाँ के जो शासक थे उनके बारे में भी विवरण मिलता है। तो 5 यवन राज्य और यहाँ के जो शासक थे उनके बारे में सम्राट अशोक के अभिलेखों में उनका उल्लेख जगह जगह हुआ है। तो देखिए जो 5 राजा थे यवन शासक, उनमें सीरिया के राजा एंटियोकस सेकंड और मिस्र के राजा तुर्मे या टॉलमी सेकंड थे, और उसी प्रकार से मैसिडोन के या यूनान के जो राजा थे उनका नाम एंटिगोनस था, और जो साइरिन के राजा थे वो मग थे, और एपायरस के राजा थे अलेक्जेंडर एपायरस। तो इस प्रकार से ये कुछ राज्यों के नाम हैं। तो यवन शासक, और वीडियो में आपको यहाँ यवन शासकों के बारे में दे रखा है और मैप से, और आप अच्छे से लोकेट कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं यूनानी भाषा पे, ग्रीक या यूनानी। देखिए ये हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा है जो ग्रीक या यूनान के लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये अन्य भाषाओं के अलावा, यूरोपीय भाषाओं के अलावा इसका सबसे लंबा इतिहास है, जो इतिहास के लगभग 34 शताब्दियों में इसका जीवन का फैला हुआ है। प्राचीन रूप में यह भाषा प्राचीन यूनानी साहित्य और ईसाइयों के बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की भाषा है। अब देख लो बाइबल में भी ये लैंग्वेज यूज में की गई है। आधुनिक स्वरूप में यह यूनान और साइप्रस की आधिकारिक भाषा है और करीब 2 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, और जिसके लिखावट में यूनानी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो यूनानी भाषा अब 2 प्रकार की भाषा कह सकते हैं उसको, एक तो प्राचीन जो शास्त्रीय भाषा है और एक आधुनिक जो यूनान की राजभाषा है। इसकी सबसे पुरानी जो लिपि है मिसेनियन ग्रीक लिपि, यानी जो पुराने लोग थे वो इसी लिपि का प्रयोग करते थे। लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ग्रीक भाषा को ग्रीक अल्फ़ाबेट के द्वारा लिखा जाता है, और पुराने ग्रीक में केवल बड़े अक्षर होते थे। छोटे अक्षरों का विकास तो मध्यकाल में हुआ है, जब स्याही के उपयोग से तेजी से कागज पर लिखने की ज़रूरत पड़ी थी या विकास हुआ था। आधुनिक ग्रीक वर्णमाला में 24 वर्ण हैं। सभी वर्णों के बड़े रूप हैं तथा छोटे रूप भी हैं। तो ये कुछ यूनानी भाषा के बारे में था। अब हम बात करते हैं अरामेइक। ये एक सेगमेंटिक भाषा है जो मध्य पूर्व और उसके उत्तरी केंद्रीय भाग में लगभग 3000 साल से बोली जा रही है। ये कई प्राचीन यहूदी और ईसाई ग्रंथों की भाषा भी है, और माना जाता है कि ईसा मसीह की मातृभाषा भी अरामाइक थी।
अब ये भाषा लगभग मृतप्राय हो गई है और सम्राट अशोक के कई शिलालेख में इसकी लिपि का प्रयोग किया गया, अरामेक लिपि का। तो इस प्रकार से अरामेक मूल रूप से फिलिस्तीन और सीरिया के उन प्रवासियों की भाषा थी जो उत्तर में बढ़कर आराम अर्थात पहाड़ी में जाकर बस गए थे। यानी पहाड़ी क्षेत्र में ये भाषा का जन्म हुआ था। अरामेक के हिब्रू से बहुत अधिक समानता है, क्योंकि अरामाइक के प्राचीन जो अभिलेख हैं वो दमिश्क के निकट 6वीं शताब्दी के आसपास मिलते हैं। अरामेक की 2 शाखाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाषा जो है बेबीलोन के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और जो पश्चिमी भाषा है वो मिस्र के संपर्क और पश्चिमी एशिया की मुख्य भाषा है। इसके बाद अगर हम बात करें प्राकृत भाषा की, तो प्राकृत भाषा भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश इसी भाषा में दिए थे, और लेटर ऑन जब साहित्य लिखा गया, बौद्ध साहित्य, तो वहाँ भी हमको इस भाषा का मूल रूप देखने को मिलता है। तो त्रिपिटक ग्रंथ भी प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो अश्वघोष ने जो एक कृति लिखी है सारिपुत्र प्रकरण, वैसे तो ये नाटक है, इसमें भी इस प्राकृत भाषा का काफ़ी अच्छा प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्राकृत भाषाओं में जो भरत मुनि का नाटक है नाट्यशास्त्र, वो भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देता है प्राकृत भाषा का। इसके अलावा संस्कृत नाटकों में सबसे अधिक जो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है वो शूद्रक के द्वारा लिखे गए मृच्छकटिकम में मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पुराने साहित्यिक कृतियां हैं जो प्राकृत भाषा में हमको देखने को मिली हैं। इसके बाद अब बात करते हैं खरोष्ट लिपि की। सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि खरोष्ट लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है, दाएं से बाएं, जबकि हमारी जो ब्राह्मी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। सम्राट अशोक ने सहबाजगढ़ी और मनसेरा के अभिलेख में खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि खरोष्ट लिपि एक ईरानी और प्राकृत भाषा का मिश्रण है। खरोष्ट लिपि के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए, जैसे मृदभांड है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, भोजपत्र है। तक्षशिला और जो पुष्कलावती क्षेत्र के आसपास के हैं वहाँ पर मैक्सिमम क्षेत्रों पर इस प्रकार के भाषा के हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये उसी क्षेत्र की मुख्य भाषा रही थी। हालांकि मथुरा से भी इसके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत, उज्जैन, मैसूर आदि में भी खरोष्ट लिपि के कुछ दृष्टांत मिलते हैं। तो ये कुछ लिपियों की खास बातें थी। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ दिया था। उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे 1837 ईस्वी में। सर्वप्रथम इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों को पढ़ने में सहायता प्राप्त की। इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी अर्थात सुंदर मुख्य कृति वाले राजा का नाम लिखा गया है, और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम सम्राट अशोक लिखा हुआ है। हालांकि इनकी खोज तो 1750 में पेंथलर ने की थी, लेकिन जेम्स प्रिंसेप वो पहला अंग्रेज व्यक्ति है जिसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सन 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो ये हुई जेम्स प्रिंसेप की कहानी।
अब हम चलते हैं, एक स्थान आया था जिसका भारतीय इतिहास में, धार्मिक इतिहास में भी काफ़ी अच्छा नाम है, वो है जूनागढ़। जूनागढ़ खंबात की खाड़ी के और कच्छ खाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ से जो जूनागढ़ शहर के निचले हिस्से में गिरनार की पहाड़ियाँ हैं, वो भारतीय इतिहास के काफ़ी सारे दृष्टांतों को जीवित करती हैं। हालांकि कभी किसी समय में यहाँ मुस्लिम शासकों की राजधानी हुआ करती थी, और गुजराती भाषा में जो जूनागढ़ है उसका नाम होता है एक पुराना किला। और यहाँ पर कई प्रकार के वंशों ने शासन किया था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम आदि हैं। सभी शक्तियों का समन्वय है, बहुमूल्य संस्कृति है यहाँ की। जूनागढ़ की जो अनोखी छाप है वो आज भी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल हैं, जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू। इसके अलावा अगर हम बात करें गिरनार पर्वत की, तो गिरनार पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग, उनकी औसत ऊंचाई 3500 फुट के आसपास है। चोटियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनमें जैन तीर्थकर नेमिनाथ, अम्बा माता, गोरखनाथ, औघड़ शिखर, गुरु दत्तात्रेय और कालका आदि प्रमुख हैं। सबसे ऊंची चोटी 3666 फुट ऊंची है, और इसी चोटी को गुरु दत्तात्रेय और नेमिनाथ दोनों के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, गिर अभयारण्य, एशियाई शेरों के लिए विख्यात। और यहीं पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी है। तो इस प्रकार से अगर हम भारत के इस क्षेत्र की बात करते हैं तो ये सभी धर्मों से इसका इतिहास मिलता है। भारतीय इतिहास के कई शासकों के भी यहाँ दृष्टांत हमको मिलते हैं, जैसे अशोक का तो मिलता ही है, इसके अलावा रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके भी काफ़ी सारे, और गुप्त शासक जो हैं स्कंदगुप्त, उनके भी यहाँ ऐतिहासिक विवरण प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। और जूनागढ़ के जो प्रसिद्ध एक धार्मिक संत हैं जिनका नाम नरसिंह मेहता है, 15वीं सदी के ये संत हैं। हालांकि इनके बारे में मध्यकाल में चर्चा करेंगे जब भक्ति आंदोलन आएगा। नरसिंह मेहता के बारे में धार्मिक कहानियाँ भी काफ़ी सारी गढ़ी गई हैं। और जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेनो कहियो, इसके रचयिता भी ये नरसिंह मेहता ही हैं। नरसिंह मेहता ने काफ़ी सारी किताबें लिखी थी, उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे सूरत संग्राम, गोविंद गमन, चातुरी षोडशी, दान लीला, सुदामा चरित, श्रृंगार माला, बाल लीला। हालांकि इनका जिक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आप इनको थोड़ा सा नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक पक्षी की जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, मोर। पंखों को फैलाए हुए जो मोर की आकृति बनती है, उसी को जो हिंदू देवता है कार्तिकेय या मुरुगन का वाहन माना जाता है। ये एक पक्षी है जिसका मूल स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में माना जाता है। ज़्यादातर ये खुले वनों में रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। और जैसे कि इसकी जो सुंदरता है वो आपको पता ही है, बहुत ही अच्छी
दिखती है। 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था भारत सरकार ने। इसके साथ हमारे पड़ोसी देश जो है म्यांमार, वहाँ उसका भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। फेसियाडिनाई परिवार का यह सदस्य मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे ब्लू प्यूफॉल या पिकॉक कहते हैं और संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो इस प्रकार से जो मोर की ऐतिहासिकता है, मोर पक्षी की ऐतिहासिकता है, उसके बारे में भारत के इतिहास में जगह जगह जिक्र होता है। क्योंकि प्रसिद्ध सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके भी एक तरफ मोर का ही अंकन होता था। और महाकवि कालिदास ने जो महाकाव्य लिखा था मेघदूत, उसमें मोरों को राष्ट्रीय पक्षी से भी बहुत ऊंचा स्थान दिया था। और भगवान कृष्ण के मुकुट में तो मोर का ही तो पंख लगा होता है, इसलिए पक्षी के महत्व की भी यहाँ बात की जा सकती है। और जो मुगल बादशाह शाहजहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी संरचना भी मोर जैसी है। हीरो पन्नों से जड़े इस तख्त का नाम तख्त ताउस रखा है, क्योंकि अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। तो ये कुछ मोर के बारे में अच्छी बातें हैं परीक्षाओं के दृष्टि से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। आज के ऑडियो सीरीज में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस लॉकडाउन में और कोरोना महामारी से पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे और समय समय पे आपके ऑडियो और वीडियो सीरीज़ प्राप्त होते रहेंगे। आप अपने नॉलेज को घर बैठे एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट कोई भी कुछ लगे आपको तो आप उसको साथ के साथ रिवाइज भी करते रहें। और अगर किसी को कोई शंका डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आज के ऑडियो सीरीज़ में मिलते हैं जल्दी ही।